जैसा हमने सीखा अभी तक कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, कैसे उसको अप्लाई करना है रिजल्टेंट निकालने के लिए। दो वेक्टर कोई भी हो सकते हैं, दो वेक्टर फोर्स के हो सकते हैं, दो फोर्स लग रहे हैं तो उनका रिजल्ट कितना आएगा ये हमने सीखा। दो से ज़्यादा फोर्सेस होंगे तो अब उनका रिजल्ट कैसे निकालेंगे इसको मैं आपको बाद में ही बताऊंगा। अभी फिलहाल ये सिर्फ दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो सीखा हमने ये कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स होते हैं, इसको वेक्टर ए कहते हैं मान लो, इसको वेक्टर बी कहते हैं, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो इनका ऐड करके जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करेंगे क्योंकि दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो इनको ऐड करके जो रिजल्टेंट आता है उसका फॉर्मूला हमने सीखा था रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये इनका रिजल्टेंट रिजल्टेंट आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली इस बात पर डिपेंड करता है कि ये दोनों वेक्टर्स के खुद के क्या मैग्नीट्यूड्स हैं ए और बी, और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि थीटा का एंगल क्या है इनके बीच में। जैसे जैसे आप थीटा का एंगल बदलते जाओगे इनका रिजल्टेंट भी बदलता जाएगा। तो इनका जो रिजल्टेंट आ रहा था ये पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करके हमने पैरेललोग्राम बनाया था और ये उसका रिजल्टेंट होता था, ठीक है। इस रिजल्टेंट की कितनी लेंथ है, क्या मैग्नीट्यूड है, ये इनके बीच के एंगल थीटा पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे हम थीटा को बदलते जाएंगे रिजल्टेंट बदलता जाएगा। तो अब बात आती है कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है। तो उसके लिए हम सीखेंगे मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है और साथ ही साथ मिनिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट तब आता है जब ये दोनों ही वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है अगर उसी डायरेक्शन में वेक्टर बी हो जाएगा तो उस केस में इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे आप ये कह सकते हो कि तुम्हारे पास अगर दो फोर्सेस हैं किसी ब्लॉक में लगाने हैं, तो दोनों फोर्स अगर एक ही तरफ लगाओगे तो ब्लॉक पे टोटल फोर्स जो प्रोड्यूस होगा वो मैक्सिमम होगा। इसलिए दोनों वेक्टर्स एक ही तरफ होने चाहिए। जब दोनों वेक्टर्स एक ही तरफ हैं तो इनके बीच का एंगल कितना लिख सकते हैं हम, 0। और हमें कॉस थीटा की जरूरत पड़ती है उस फॉर्मूले में, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। इस केस में हम ये लिख सकते हैं कि जो मैक्सिमम रिजल्टेंट होना चाहिए वो होना चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा की वैल्यू है 1, तो उसको सिंपली 1 लिख देते हैं। अब देख सकते हैं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखने के बाद इसका रूट लेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी। मतलब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होगा जब दोनों एक ही तरफ लगेंगे और उनके मैक्सिमम वैल्यू जो रिजल्ट की आएगी वो a प्लस बी की आएगी। जैसे अगर आपके पास एक फोर्स है 5 न्यूटन का, एक फोर्स है 3 न्यूटन का, और आप चाहते हैं कि इनसे मैक्सिमम फोर्स रिजल्ट निकल के आए, तो 5 और 3 दोनों एक ही तरफ लगाओगे तो टोटल रिजल्ट 5 + 3 8 न्यूटन का हमको मिल जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम मिनिमम रिजल्टेंट की बात करते हैं तो आप ये खुद सोच सकते हैं कि अगर दो फोर्सेस हैं 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के, और हम चाहते हैं कि इनसे रिजल्ट मिनिमम आए, तो ऑब्वियसली आप ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगाएंगे जिससे कि कैंसिल हो पाए। मतलब ये रहेगा कि अगर एक फोर्स वेक्टर ए का राइट में है तो दूसरा फोर्स वेक्टर बी का लेफ्ट में होगा। दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, और डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। जब थीटा 180 डिग्री होता है तो कॉस थीटा -1 होता है। अब ये कह सकते हैं कि जो मिनिमम रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की वैल्यू -1, तो मतलब -2ab हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। तो हम जब इसका रूट लेंगे तो ये आ जाता है a माइनस बी, लेकिन हम a माइनस बी में मॉड लगा देते हैं। मॉड लगाने का मतलब हमेशा हमको बड़े फोर्स से छोटा फोर्स माइनस करना है। जैसे एक फोर्स 5 न्यूटन का था, एक फोर्स 3 न्यूटन का था, तो आपको 5 - 3 ही करना है। अगर आपने 3 - 5 किया तो -2 आएगा, तब भी हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। मॉडुलस लगाने से वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो आंसर हम +2 ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट इतना होता है, मिनिमम रिजल्टेंट इतना होता है। मैक्सिमम तब होता है जब दोनों एक ही तरफ होते हैं, मिनिमम तब होता है जब दोनों अपोजिट होते हैं, और अगर दोनों ना तो सेम डायरेक्शन में है ना ही अपोजिट डायरेक्शन में है,
किसी जनरल डायरेक्शन में है, तब उनका रिजल्ट कैसे आता है? तब उनका रिजल्ट इस फॉर्मूले से आता है। ये फॉर्मूला बताता है कि अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा 0 होता तो ये मिल जाता, एक की तरफ होते, 180 डिग्री होता, अपोजिट होता, तो ए माइनस बी मिल जाता। लेकिन अगर इनके बीच का एंगल थीटा उसके अलावा कुछ और होगा तो ये रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट जो भी आएगा थीटा की जनरल वैल्यू के लिए, ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होगा। तो आप ये भी कह सकते हो इन जनरल कि अगर हम सारे केसेस को इंक्लूड करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि कभी भी जो रिजल्ट आएगा ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा या कम होगा, या मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा होगा या उसके बराबर होगा। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में ही आएंगे, चाहे उनके बीच का जो भी एंगल ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, कुछ क्वेश्चन से समझ सकते हैं। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, which of the following pair of vectors can give resultant vector of magnitude 6। कुछ पेयर ऑफ वेक्टर हम लोग डिस्कस करते हैं और हम चाहते हैं कि उनका रिजल्ट 6 किसका किसका आ सकता है। एंगल आप उनके बीच में कुछ भी ले सकते हो। तो मान लो पहला ऑप्शन है जिसमें a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 5। इनका रिजल्ट 6 आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये चेक करना है। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन है a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 16। थर्ड ऑप्शन है a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 100। और चौथा ऑप्शन है a इज इक्वल टू मान लो 1 एंड b इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए कि किसका रिजल्ट 6 आ सकता है इनमें से, तो एंगल हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों से मिनिमम कितना आएगा और इन दोनों से मैक्सिमम कितना आ सकता है। तो मैक्सिमम की जहां तक बात है तो 5 और 1 से मैक्सिमम हम सिंपली ऐड करते हैं a प्लस बी तो 6 आ जाएगा, और मिनिमम हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 आ जाएगा। तो ये जो पेयर ऑफ वेक्टर है 1 और 5, इनका रिजल्ट हमेशा 4 और 6 के बीच में ही रहेगा, चाहे आप जो भी एंगल ले लो। आप एंगल बदलते जाओगे रिजल्ट बदलता जाएगा, लेकिन रिजल्ट कम से कम 4 आएगा और ज्यादा से ज्यादा 6 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से इनका रिजल्ट अगर हम बात करें मिनिमम, तो 16 और 6 का डिफरेंस 10 हो जाएगा और 16 और 6 का एडिशन 22 हो जाएगा। इनकी बात करते हैं तो मिनिमम कितना आ जाएगा, 100 माइनस 10 इज 90 और 100 प्लस 10 इज 110। इनका रिजल्ट निकालते हैं तो मिनिमम आ जाएगा 8 और मैक्सिमम हो जाएगा 10। तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से किसका रिजल्ट 6 आ सकता है, 6। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 6 है, 6 इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है, तो 6 रिजल्ट आ सकता है। मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 22 है, इनके बीच में 6 नहीं आता है तो इसका रिजल्ट 6 नहीं आ सकता। मिनिमम 90 है, मैक्सिमम 110 है, इसके बीच में भी 6 नहीं आता है, रिजल्ट 6 नहीं आ सकता है। मिनिमम 8 है, मैक्सिमम 10 है, इनका भी रिजल्ट 6 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चेक करना होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में क्या वो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि उनका रिजल्ट जो भी हमें चाहिए वो आता है या नहीं आता। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग ने अभी तक एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ा है कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है। ठीक है, और उससे हम क्वेश्चंस अगर आते हैं कुछ अलग तरीके के तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम मूव करते हैं और अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। तो जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है ये एडिशन ऑफ वेक्टर की ही तरह होता है एक तरीके से। ठीक है, हम उसको एडिशन से ही समझेंगे। जैसे अगर हमने कहा कि मैंने आपसे कहा कि 5 माइनस 3 निकालो। ठीक है, तो 5 माइनस 3 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस 3 एक ही बात है। तो आपने एक तरीके से ये सब्ट्रैक्शन तो है लेकिन आपने एडिशन किया है। किसका एडिशन किया है, 5 और माइनस 3 का एडिशन किया है।
तो हम यहाँ पर भी जब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने की बात आएगी तो हम उसको एडिशन ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, हमने इन दोनों को ऐड करना सीखा था ट्राइंगल लॉ से और पैरेललोग्राम लॉ से। पैरेललोग्राम लॉ से हम जब ऐड करते थे दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम होते थे, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी वेक्टर को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। मतलब अगर ये बी है तो अगर हम इसी को उल्टा कर देंगे, ऐसे बना देंगे, डायरेक्शन को ठीक उल्टा कर देंगे, तो जो वेक्टर बी था उस वेक्टर का नाम अब माइनस बी दिया जा सकता है। और ये ए है, इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं, मैग्नीट्यूड को सेम रखते हैं, तो ये वेक्टर माइनस ए बन जाता है, ठीक है। अब अगर हमें निकालना है, मान लो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो जब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड आउट करना है तो जो तरीका मैंने आपको बताया कि हमें 5 माइनस 3 निकालना है तो हम 5 प्लस माइनस 3 कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जब हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है तो हम इसको वेक्टर ए प्लस माइनस और वेक्टर बी कर सकते हैं, एक ही बात रहेगी। इसका मतलब हमें दो वेक्टर्स को जोड़ना है, उनमें से एक है ए, दूसरा है माइनस बी। ए और माइनस बी को जोड़ा जा सकता है, ये रहा ए, ये रहा माइनस बी, और इनको जोड़ने के लिए दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट को हम सेम रखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने उस डायग्राम में बनाया है, ये हो गया वेक्टर ए जो वहां बनाया गया, ये हो गया वेक्टर ए, ठीक है। और जहां से वेक्टर ए स्टार्ट हुआ है वहीं से हम वेक्टर माइनस बी स्टार्ट करेंगे अगर हम पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ते हैं। तो वेक्टर माइनस बी ये रहा और इसको हम यहां से स्टार्ट कर देंगे, तो ये बन गया वेक्टर माइनस बी। और ए और माइनस बी बनने के बाद इनका जो रिजल्ट आएगा वो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस बी, दैट इज ए माइनस बी। तो अब हमने इन दोनों को ऐड करना चाहा। जब इन दोनों को ऐड करना चाहा तो हमने क्या बनाया, पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल आएगा, इस डायगोनल को हम कह सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस बी, मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। तो जब हम वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम एक तरीके से उनका एडिशन ही कर रहे हैं, बस उनका डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, और रिवर्स करने के बाद जो वेक्टर प्लस था वो माइनस हो जाता है, और हमने वेक्टर और माइनस बी को ऐड किया तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आ गया। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करते थे तो क्या करते थे, जैसे आपको पता है कि वेक्टर बी हमने जो यहाँ पे बनाया है, ये वेक्टर बी अगर हम वापस इसी तरह बना देते, यहाँ पर जहाँ से वेक्टर ए स्टार्ट हुआ है वहीं से वेक्टर बी का स्टार्ट होता, तो ये होता वेक्टर बी, ठीक है। और ये अगर वेक्टर बी होता तो ए है बी है, इन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहे, तो अगर हम इनको पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ते, ये पैरेललोग्राम बन जाता, और इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल आता, इस डायगोनल को हम कह सकते थे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास वेक्टर ए था, बी था, ए का उल्टा माइनस से है, बी का उल्टा माइनस बी है। हमें जब ए और बी को बनाया तो इनका रिजल्ट ए प्लस बी आ गया, ए और माइनस बी को बनाया तो इनका रिजल्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आ गया, ठीक है। इस डायग्राम को देख के ऐसा लग रहा होगा कि ए प्लस बी की जो लेंथ है या मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो कम है, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, वो डिपेंड करता है कि इनके बीच का एंगल कितना है। फिलहाल इस केस की बात करते हैं। हमें यह पता है कि ए और बी के बीच में हम एंगल लेते थे थीटा। तो अगर हम सिर्फ ऊपर वाला डायग्राम कंसीडर करें, ए और बी को जो रिजल्ट ये आया है इसका मैग्नीट्यूड हम पहले भी निकाल चुके हैं, और ए और बी को ऐड करके जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता था जिसको मैं आर लिखता था, तो ऐसे मैग्नीट्यूड भी लगा देते हैं। मैंने आपको बताया था इस सिंबल का मतलब उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो ए और बी को जोड़ के जो रिजल्ट आया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस तरीके से हम ए और बी का रिजल्ट के मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे वेक्टर ए और माइनस बी का रिजल्ट निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो भी एक तरीके से एडिशन है। और ए और माइनस बी का जब रिजल्ट आपको निकालना है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बता सकते हो, आप देख सकते हो ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट थे, तो ये एंगल हो जाना चाहिए था 180 माइनस थीटा, ठीक। हम रिजल्ट निकालना चाहते हैं इसका, जो कि इसका और इसका एडिशन। मैग्नीट्यूड की अगर बात करता हूं तो मैग्नीट्यूड लेंथ होती है।
जैसे अगर इसकी लेंथ 3 है और इसकी लेंथ 5 है, तो अगर तुम इसको उल्टा भी कर दोगे तो लेंथ तो 5 ही रहेगी, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। तो मैग्नीट्यूड इसका जो है, अगर मैंने इसके मैग्नीट्यूड को a कहा था, इसके मैग्नीट्यूड को b कहा था, तो इसका मैग्नीट्यूड अभी भी b है, मतलब 5 था तो 5 ही है। मैग्नीट्यूड को -5 नहीं लिख सकते, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो मैग्नीट्यूड इसका अभी भी उतना ही है जितना पहले था, बस इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट आ गया, तो ये नीचे आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के रिजल्ट ये आया है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सेम फॉर्मूला हम लगाते हैं जो कि वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला है, और लिख सकते हैं वेक्टर a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ये होना चाहिए रूट ओवर पहले का मैग्नीट्यूड a, दूसरे का b प्लस 2ab। हमने इसको और इसको ऐड किया है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ इनके बीच का एंगल, और इनके बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा। तो जब इनका रिजल्ट निकालते थे तो इनके बीच का एंगल थीटा था, इनका निकालेंगे तो इनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है। कॉस 180 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में हम सीखते हैं कि ये आता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, और अगर ये माइनस ऑफ कॉस थीटा है तो इसको अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड आ जाना चाहिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये वाला रिजल्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, दो वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट, और ये जो रिजल्ट आया है ये दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट। दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट इतना आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट इतना आएगा, जहां पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो अगर इतना हमको पता है तो हम दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट निकाल सकते हैं। जो रिजल्ट आया है इसमें यहां पे प्लस 2ab cos थीटा है या माइनस 2ab cos थीटा है, लेकिन cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अगर cos थीटा पॉजिटिव है, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, ये सब जुड़ जाएंगे, ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो नेगेटिव होने से ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, इस टर्म के नेगेटिव होने से ये वैल्यू कम हो जाएगी। वहीं यहाँ पे cos थीटा नेगेटिव अगर हो जाता तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाते और ये वैल्यू बढ़ जाती। मतलब हम ये हमेशा जरूरी नहीं है कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b छोटा हो, ये बड़ा हो सकता है, a प्लस b से बड़ा हो सकता है, इसके मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है। वो तब हो सकता है जब cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। cos थीटा नेगेटिव होगा तो ये ज्यादा होगा, cos थीटा नेगेटिव होगा तो ये कम होगा। ठीक है, cos थीटा पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा, cos थीटा नेगेटिव होगा तो ये कम हो जाएगा। अच्छा, अगर cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि जब थीटा 90 डिग्री होता है तो थीटा जब 90 होता है तो cos 90 0 होता है। इसका मतलब जैसे ही आपने थीटा को 90 किया तो cos 90 0, ये वाला टर्म 0 हो गया। यहाँ पर भी थीटा 90 cos 90 0, तो जैसे ही थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो ये वाला टर्म हट जाएगा, ये वाला टर्म हट जाएगा, सिर्फ रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। मतलब उस केस में ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को अगर हम जनरलाइज करते हैं सारे केसेस के लिए तो हम ये लिख सकते हैं कि व्हेन थीटा इज लेस देन 0 डिग्री, उस केस में cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, cos थीटा इज पॉजिटिव। और जब cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वेक्टर a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड है ये बड़ा होगा वेक्टर a माइनस b के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे ही 0 होती है तो 2ab cos थीटा का टर्म कैंसिल हो जाएगा, और उस केस में वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। और तीसरा केस व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, हम 0 से 180 की बात कर रहे हैं, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्रीज। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे थीटा इज लेस देन 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर 180 डिग्री के बराबर हो सकता है लेकिन 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो ज़्यादा होना चाहिए, 180 डिग्री या उसके बराबर या उससे कम। तो उस केस में cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, और cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होते ही वेक्टर a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड होता है ये कम हो जाता है वेक्टर a माइनस b के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है,
थीटा 90 से कम है, इसको नहीं भी कंसीडर करोगे चलता है, थीटा 90 से कम है, ए प्लस बी ज्यादा, थीटा 90 के बराबर, दोनों बराबर, और थीटा जब 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो उस केस में ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से कम हो जाएगा। ठीक है। हम लोगों ने जब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ा था, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में हमने ये पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर ये हो गया, इसको ए कहा गया, इसको बी कहा गया। ठीक है। तो हमने इसका रिजल्ट निकालना सीखा था, और रिजल्ट निकालने में हमने क्या किया था कि एक पैरेललोग्राम बनाया था, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल आया था वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता था। ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है। इसी में अगर तुम इस तरीके से एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये ए प्लस बी है और मैं चाहता हूं कि ये बनाओ, ये वाला डायगोनल बना, तो ये डायगोनल क्या होगा ये हम ये पता करना चाहते हैं। ठीक है। अब इसको पता करने के लिए काम कर सकते हैं, आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, ये वाला और ये वाला। ठीक है। हम इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, और ये जो वेक्टर है फिलहाल मैं इसको वेक्टर सी का नाम दे रहा हूं, जो कि हम देखेंगे कितना आता है। तो जब पैरेललोग्राम बनाया था तो इसका एक डायगोनल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी था, जो दूसरा डायगोनल है उसको मैंने सी का नाम दिया है। ये क्या आता है ये मैं चेक करता हूं। जब भी तीन वेक्टर ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं तो दो कंडीशन अराइज होती हैं, या तो उन तीनों का सम 0 होता है, या किसी भी दो वेक्टर को ऐड करके तीसरा वेक्टर मिल रहा होता है। तो हम जब इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो क्या इन तीनों का एडिशन 0 है? वो उसकी भी कंडीशन पड़ी थी कि तीनों का एडिशन 0 होने के लिए तीनों एक ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे B गया, जहां B खत्म हुआ वहां C शुरू हुआ, C खत्म हुआ तो A शुरू होना चाहिए। तो बट आप देख सकते हैं ये उल्टा रखा हुआ है, ये एक ऑर्डर में नहीं है। ऐसा होता तो एक ऑर्डर में होते, इसका मतलब इन तीनों का एडिशन 0 नहीं। और अगर एडिशन 0 नहीं है तो किसी भी दो वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के बराबर होना चाहिए। तो कौन से दो वेक्टर इनका सम तीसरे वेक्टर के बराबर है? तो आप ये देखें, B प्लस C इज इक्वल टू A। देख सकते हो, B इधर गया, C इधर गया, यहां से इधर गए, फिर इधर गए, और इनका रिजल्ट आ जाता है वेक्टर A। तो क्या इस डायग्राम से हम ये कह सकते हैं कि B प्लस C की वैल्यू A के बराबर है? और अगर हम ऐसा लिखते हैं कि वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A, तो क्या हमें वेक्टर C मिल गया? कितना मिल गया? वेक्टर A माइनस वेक्टर B। यही हम निकालना चाहते थे। और अगर ये वेक्टर A माइनस वेक्टर B आया है तो अब क्या मैं C को हटा दूं, क्योंकि ये समझाने के लिए यूज किया गया था, और अब कह सकते हैं कि इसका जो दूसरा डायगोनल होगा ये वेक्टर A माइनस वेक्टर B बन जाता है। तो जब हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, उस पैरेललोग्राम की दो साइड्स अगर वेक्टर A और वेक्टर B हैं तो उनमें से एक डायगोनल होता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B, एक डायगोनल होता है वेक्टर A माइनस वेक्टर B। A प्लस B की लेंथ कितनी है? A प्लस B की लेंथ है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। और वेक्टर A माइनस B की लेंथ कितनी है? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। अब ये एंगल कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये दोनों वेक्टर के क्या क्या मैग्नीट्यूड्स हैं। ठीक है। अच्छा, जब भी कोई पैरेललोग्राम बनता है तो मैंने आपको ये बताया था कि पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स होते हैं। ये दो डायगोनल्स होते हैं, ये दो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं और इनके बीच में ये कुछ एंगल बनता है, कुछ भी बन सकता है। ठीक है। अब ये जो भी एंगल बनता है ये कितना होता है या कितना होगा वो कुछ भी हो सकता है, पर हम ये पता करना चाहते हैं कि ये परपेंडिकुलर कब होते हैं। अगर ये एंगल परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। या आप ऐसा कह सकते हो कि जब भी कोई भी ये जो दो डायगोनल्स परपेंडिकुलर कब, हम इसकी कंडीशन हम सीख रहे हैं। तो अगर ये दो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे तो परपेंडिकुलर होने के लिए ये दोनों की जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो बराबर होने चाहिए। अगर इनकी लेंथ बराबर नहीं होगी तो ये कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो पाएंगे। तो ये दोनों की लेंथ जब बराबर होगी तभी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इन दोनों की लेंथ कब बराबर होगी? ठीक है। तो इन दोनों की लेंथ कब बराबर होगी ये पता करने के लिए
आप ये कह सकते हो कि इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ तभी बराबर होगी जब ये दोनों की साइड की बराबर लेंथ होगी। या आप इस रिजल्ट को याद रख लो, या एक्चुअली ज्योमेट्री में हम लोग सीखते हैं पहली क्लासेस में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, कि जब भी कोई हम रोम्बस या स्क्वायर बनाते हैं तो रोम्बस और स्क्वायर में उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। रोम्बस और स्क्वायर में क्या चीज कॉमन है? उसकी चारों साइड बराबर है। तो जब ये चारों साइड बराबर होती हैं तभी जाकर ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये एंगल हम बात कर रहे हैं कि कितना है, तो ये एंगल 90 डिग्री तभी होगा जब ये और ये एक दूसरे के बराबर लेंथ के होंगे, और ये दोनों बराबर लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो क्या रिजल्ट हम यहाँ पे सीखना चाहते हैं, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, या हम इसको सिंपली ये लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, जितनी लेंथ ए की है उतनी लेंथ बी की है, तभी जाकर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक डायगोनल है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दूसरा डायगोनल है। ये दोनों डायगोनल तभी परपेंडिकुलर होंगे जब ये दोनों लेंथ बराबर होंगी। तो ये दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर होने का मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कब? जब ये दोनों वेक्टर्स ए और बी के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं। और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है फॉर स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हम कैसे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या तरीका है, किस तरीके से हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एडिशन ही है एक तरीके से। हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना चाहते हैं तो बी को उल्टा करके माइनस बी बन जाता है और हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में कई चीजें हैं, क्योंकि हम जब भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दो ही वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एडिशन हमने पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन सीखा था, इसमें कई सारे वेक्टर्स को हमने जोड़ा था। सब्ट्रैक्शन हम दो का ही करते हैं, जैसे दो हैं तो इनका रिजल्ट क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है, सब्ट्रैक्शन दो से ज्यादा का ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि दो वेक्टर को तीसरे वेक्टर सब्ट्रैक्ट करो। हो सकता है, जैसे मैंने कहा a प्लस बी माइनस सी करो, तो a और b को जोड़ दो, उनका जो रिजल्ट है उसको c से माइनस कर दो। लेकिन हमको मैक्सिमम टाइम जो जरूरत पड़ेगी वो दो ही वेक्टर के सब्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। तो हम वेक्टर a और b का सब्ट्रैक्शन का क्या तरीका है वो हमने सीखा। ठीक है, अच्छा, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर आते हैं, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे किसी क्वेश्चन में। तो उसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि जो वेलोसिटी का पार्ट होता है, जब भी मैं कहता हूं कि चेंज इन वेलोसिटी, जब भी किसी चीज की चेंज की बात करी जाती है तो चेंज का मतलब भी होता है कि सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब सब्ट्रैक्ट करना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि कोई कार जा रही थी, पहले कितनी इस वेलोसिटी से जा रही थी, 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी नॉर्थ की तरफ, फिर कुछ देर के बाद वो 10 मीटर पर सेकंड से जाने लगी साउथ की तरफ। तो क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है? तो अगर तुम आंसर ये करते हो कि नहीं आया है तो गलत है। 10 मीटर पर सेकंड पहले भी था, 10 मीटर पर सेकंड बाद में भी था, लेकिन क्या डायरेक्शन सेम था? नहीं, डायरेक्शन बदल गया, और डायरेक्शन के बदलते ही वेलोसिटी भी बदल जाती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर किसी भी वेक्टर में चेंज अगर आना है तो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही चेंज हो, अगर डायरेक्शन का भी चेंज आएगा तो वेक्टर बदल जाता है। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि कार 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में जा रही थी, वही कार 10 मीटर पर सेकंड से साउथ में जाने लगी, तो क्या उसकी वेलोसिटी बदली है? बिल्कुल बदली है, क्योंकि डायरेक्शन बदला है। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, और सर्कल में जब घूमता है पार्टिकल, तो क्या मान लो सेम स्पीड से घूम रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की सेम स्पीड। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, वो सिर्फ बताएगा कि 10 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूं 10 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन भी नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो वो वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन पर भी ध्यान देना पड़ता है, और स्पीड में सिर्फ उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड पर ध्यान देना होता है। तो अब मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, और वो सर्कल में घूमता जाता है 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं होगी वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि उसका डायरेक्शन बदल रहा है, वो हमेशा अपने डायरेक्शन को बदलता जाएगा। ठीक है, तो इस बात को अगर हम
एक डायग्राम से समझते हैं कि ये एक सर्कल हो गया जिसमें एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। और अगर ये पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो हो सकता है कि कभी ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा हो, ठीक है, सर्कल में है अभी इस तरफ जा रहा है, कुछ देर के बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, इस तरफ जा रहा है, फिर कुछ देर के बाद पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, इस तरफ जा रहा है। तो इसकी जो स्पीड है वो भले ही सेम होगी लेकिन इसका डायरेक्शन लगातार बदलता जा रहा है। कभी ये ईस्ट में जा रहा है, कभी ये नॉर्थ में जाएगा, कभी ये वेस्ट में जाएगा, कभी ये साउथ में जाएगा, तो उसके डायरेक्शन में लगातार चेंज आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन के बदलने की वजह से इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी में कितना चेंज आया ये पता लगाते हैं। मान लो ये एंगल थीटा का है, ठीक है। पहले पार्टिकल यहाँ पर था, अब ये पार्टिकल यहाँ आ गया। मान लो मैंने कहा कि चलो हो सकता है कि उसकी स्पीड भी कांस्टेंट ना हो। आगे आने वाले चैप्टर्स होंगे सर्कुलर मोशन, इसमें हम दो सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहता है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें उसकी स्पीड चेंज होती रहती है। जैसे एक पार्टिकल को, एक पत्थर को रस्सी से बांध के सर्कल में जो घुमाओगे वर्टिकल, तो ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होती जाएगी, फिर नीचे आएगा तो बढ़ेगी, फिर ऊपर आएगा तो कम, फिर नीचे बढ़ेगी। तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो उसकी स्पीड बदल भी सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है। मैं अगर एक जनरल केस लेता हूँ, मान लेता हूँ कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v1 की है और यहाँ पे जाकर इसकी वेलोसिटी हो गई है v2 की। तो वेलोसिटी बदल रही है। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है मैं ये कह सकता हूं कि स्पीड दोनों जगह सेम है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड सेम होगी तब भी वेलोसिटी बदलेगी, और स्पीड अलग अलग होगी तब भी वेलोसिटी बदलेगी। वेलोसिटी क्यों बदल रही है? डायरेक्शन बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगी, ठीक है। कितना चेंज आया वेलोसिटी का ये हम पता लगाना चाहते हैं। तो चेंज पता लगाने के लिए अगर हमें ये पता चल जाए कि ये जो v2 का वेक्टर हमने बनाया है, v2 का वेक्टर, और ये जो हमने v1 का वेक्टर बनाया है, इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या एंगल है ये वाला, तो हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, √a² b² - 2ab cos θ। तो हमें ये एंगल की जरूरत पड़ेगी। जहां तक एंगल की बात है तो आपको ये पता ही है कि ये जो रेडियस होता है इसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। ये अगर रेडियस है तो इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है कि ये वर्टिकल रेडियस आया है और ये वेलोसिटी है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर आप देखोगे। जैसे जैसे ये पार्टिकल ऐसे घूमता जाएगा कभी भी ये और ये आपस में हमेशा आपको परपेंडिकुलर ही दिखेंगे, मतलब ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, पार्टिकल सर्कल में घूमता जाएगा। अगर ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब जैसे एक्स और वाई एक्सिस की बात कर लो, अगर ये एक्स और वाई एक्सिस है, जितना एक एक्सिस घूमेगी उतना दूसरी एक्सिस भी घूमेगी, क्योंकि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जितना आप इसको घुमाओगे उतना ये इसको घूमेगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, दोनों का सेम रोटेशन होगा, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि अगर हम इस एंगल को देखें थीटा का है, तो अगर ये घूम फिर के, अगर हम इस वेलोसिटी के वेक्टर को यहाँ बना देते, तुम्हारी समझने के लिए अगर मैं चाहूँ तो यहाँ भी बना देता हूँ, यहाँ पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते तो क्या यही डायरेक्शन वेलोसिटी के वेक्टर v1 का होता? तो हम बेसिकली ये एंगल पता लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि v2 का वेक्टर यहाँ से यहाँ पर आकर इधर चला गया, उसी तरीके से जैसे ये लाइन आके यहाँ चली गई, जितना ये रोटेशन होगा उतना ही रोटेशन इसका भी होगा। एक तो लॉजिक से ये कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अदरवाइज थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा के हम निकाल सकते हैं रिजल्ट क्या होगा। ज्योमेट्री लगाने के लिए यहाँ पर मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ लाइंस का, जिससे कि हम उस एंगल को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये एंगल थीटा का है, तो आप इस एंगल को थीटा कह सकते हो। क्यों थीटा कह सकते हो? ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये थीटा है, तो ये जो रेडियस था इसके ये परपेंडिकुलर था, इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा का, ठीक है। और ये लाइन जो है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का सम 90 आना चाहिए। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होना चाहिए? थीटा, जिससे कि इन दोनों का सम 90 डिग्री फिर से आ जाए। ओवरऑल हमें ये समझ में आता है कि जो v2 का वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल से
थीटा बनाता है, तो जो v2 का वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाता है, तो इनके बीच का एंगल थीटा होगा। आगे से आपको ये सारी कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस सीधे इस बात को याद रखना है कि अगर पार्टिकल सर्कल में घूमता हुआ थीटा का एंगल कवर कर लेता है, यहां से यहां पहुंच गया, थीटा का एंगल कवर कर लिया, तो जैसे ही उसने थीटा का एंगल कवर किया होगा, इसकी वेलोसिटी जो थी ये जो फाइनली यहां पहुंच गई है, इनके बीच में भी एंगल थीटा का हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या पता लगाना चाहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है और उसमें कितनी वेलोसिटी का चेंज है ये पता लगाना चाहते हैं। चेंज का मतलब होता है डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन। तो हम ये लिख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी लिख सकते हैं। डेल्टा का मतलब चेंज होता है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है हम ये निकालना चाहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का जो चेंज हुआ है उसका क्या मैग्नीट्यूड है। और इसका क्या फॉर्मूला है? डिफरेंस ऑफ वेक्टर का हमने क्या सीखा था? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये इसकी वेलोसिटी का चेंज है। तो अगर पार्टिकल यहां पर किसी स्पीड से घूम रहा था, ठीक है, v1 की स्पीड से जा रहा था, यहां पर पहुंचने के बाद इसकी स्पीड की वैल्यू v2 हो गई और इसने थीटा का एंगल कवर कर लिया है, तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इसमें एक स्पेशल केस आता है, और स्पेशल केस ये आता है कि यहाँ पे उसकी स्पीड v1 थी, यहाँ पे उसकी स्पीड v2 थी। हो सकता है उसकी स्पीड सेम रहती, जितनी स्पीड से यहाँ पे जा रहा है उतनी स्पीड से यहाँ जा रहा है। स्पीड अगर सेम रहती तो हम ये कह सकते हैं कि v1 और v2 दोनों को आपस से बराबर रख सकते हैं। ठीक है, तो उस स्पेशल केस के लिए इफ स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है, अगर स्पीड कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट स्पीड मान लो दी है v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, ठीक है, उस केस में वही जो डिफरेंस इन वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने लिखा है, उसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या लिखा जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2vv कॉस ऑफ थीटा। ये आ जाएगा, v1 की जगह भी v आ गया, v2 की जगह भी v आ गया। ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, यहां से आप चाहो तो v स्क्वायर को कॉमन ले लोगे और ये बचेगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग आप यहां पर उसको यूज करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये आइडेंटिटी होती है, तो हम इस आइडेंटिटी को अगर यूज करते हैं तो ये हो जाएगा v टाइम्स ऑफ 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये 2 मल्टीप्लाई होके बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर का रूट भी बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2v साइन ऑफ थीटा बाय 2। ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये एक स्पेशल केस का फॉर्मूला है, जब v1 v2 दोनों बराबर होंगे तो चेंज इन वेलोसिटी को हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर v1 v2 बराबर नहीं होंगे तो आपको एक जनरल फॉर्मूला v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा यूज करना पड़ेगा। और थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जितना वो पार्टिकल ने यहां से यहां तक कवर किया होगा। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड of change in velocity of particle moving in a circle with constant speed of 10 meter per second for the when
द पार्टिकल हैज कवर्ड फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, तो कुछ एंगल वो कवर कर रहा है सर्कल में घूमता हुआ। तो मान लो आपको दिया है कि पहले उसने कवर किया एंगल 60 डिग्री का, ठीक है। दूसरे केस में उसने एंगल कवर किया है क्वार्टर ऑफ द सर्कल। क्वार्टर ऑफ द सर्कल का मतलब 1/4 ऑफ द सर्कल, क्वार्टर ऑफ सर्कल। तीसरे केस में है सेमी सर्कल और चौथे केस में है कंप्लीट सर्कल। ठीक है, इन केसेस में हमें ये पता लगाना है कि उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आया है। तो आपने जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया आप उसी को अप्लाई करो और ये पता लगाओ कि क्या चेंज आएगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा v इज इक्वल टू 2v साइन ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, जहां पे v हमको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसका रिजल्ट निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी का, तो क्या आएगा 2v साइन ऑफ कितना एंगल घूम चुका है 60/2, साइन 60/2 साइन 30 हो जाता है, साइन 31/2 आता है। तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, क्वार्टर ऑफ द सर्कल, क्वार्टर ऑफ द सर्कल का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल अगर नीचे था तो यहाँ पहुंच गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे 2 × 10 × साइन ऑफ 90 डिग्री बाई 2। साइन 90 डिग्री बाई 2 साइन 45 हो जाएगा, तो 2 × 10 साइन 45 1/√2, ये कैंसिल होके बचेगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब नीचे से ऊपर आ गया, कितना एंगल घूमा 180 डिग्री, तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी 2 × 10 × साइन ऑफ 180 डिग्री बाई 2। साइन 90 होगा, साइन 91 होता है, तो ये बन जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल में क्या होगा, घूम फिर के वहीं पहुंच जाएगा। जब वहीं घूम फिर के पहुंच जाएगा तो पूरा सर्कल कंप्लीट करने में उसने एंगल घूमा है 360 डिग्री, 360 डिग्री ओवर 2, एंड 360 डिग्री ओवर 2 इज 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री 0 होता है। तो जब पार्टिकल घूम के वहीं पर आ जाता है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आता है। ठीक है, और उसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि पार्टिकल सर्कल में ही घूमे, हो सकता है जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि एक कार नॉर्थ की तरफ जा रही है, कुछ देर के बाद ईस्ट की तरफ जाने लगी, तब उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आता है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं चेंज का। ठीक है, बस आपको थोड़ा बहुत डायरेक्शन के बारे में आपको पता ही है कि क्या होता है। ठीक है, और डायरेक्शन के बारे में अगर पता है तो हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन इसके ऊपर और मैं देता हूं आपको, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार if car was initially moving in north direction and north direction with 10 meter per second and finally starts moving in east direction with same speed। तो एक कार पहले नॉर्थ की तरफ जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, और फाइनली वो जो कार है वो ईस्ट की तरफ जाने लगी सेम स्पीड से। तो उसकी जो स्पीड थी वो सेम रही, ठीक है, लेकिन उसका डायरेक्शन बदल गया, और अगर डायरेक्शन बदल गया तो उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। तो आपको जो सिखाया गया है आप उसी का यूज करके इसको कर सकते हैं। तो एक बार आप ट्राई करें, बाकी सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा। हमें ये पता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन।
ठीक है। तो कार पहले किधर जा रही थी? कार पहले जा रही थी वॉज मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब उसका जो पहले वेलोसिटी का वेक्टर था v1 मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इनिशियल इधर था, और फिर वो कार किधर जाने लगी? ईस्ट डायरेक्शन में, तो फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर उसका इस तरफ हो जाएगा। ठीक है। वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हम लोग जनरली उसको ओरिजिन से ही स्टार्ट करते हैं, इसे समझना आसान होगा। आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि कार पहले नॉर्थ में गई फिर ईस्ट में चली गई, तो मुझे इधर बनाना चाहिए था। अगर मैं इधर भी बनाता तो शिफ्ट करके तो इधर ला ही सकते हैं, क्योंकि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से कोई चेंज नहीं आता है। तो बेहतर ये होता है कि हम जब भी वेक्टर्स को बनाएं तो उन सब के स्टार्टिंग पॉइंट्स हम सेम रखें, उससे कोई भी अंतर नहीं आएगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल है, जो कि 90 डिग्री है। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा? चेंज इन वेलोसिटी का। अब वो जो स्पेशल केस का फॉर्मूला था जो 2v sin θ/2 था, हम ये लगा सकते हैं इस केस में, क्योंकि उसके पास पहले स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड, और बाद में भी उसको लिखा है कि सेम स्पीड, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, तो स्पेशल केस का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशल केस का फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो आ जाएगा 2 × 10 इंटू कितना एंगल है इनके बीच में? 90 डिग्री, sin 90/2, तो ये हो जाएगा 2 × 10 × 1/√2, तो ये हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। इसमें एक चीज और पूछ सकता था कि जो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी एक वेक्टर है। वो तो चेंज इन वेलोसिटी एक वेक्टर है, उसके पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड इतना है, लेकिन जो चेंज इन वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन भी होगा। ठीक है। अगर हमको इन केस ये पूछता कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये अगर पूछ लेता, ठीक है, इसी क्वेश्चन का मान लो नेक्स्ट पार्ट है कि हमसे ये पूछ लेता है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो बेसिकली हमको किसका डायरेक्शन निकालना है? हमको डायरेक्शन निकालना है v2 माइनस v1 का जो वेक्टर है, इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, v2 का वेक्टर माइनस v1 का वेक्टर। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो v2 माइनस v1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? वेक्टर v2 प्लस माइनस v1, ये लिख सकते हैं, वेक्टर v2 प्लस माइनस v1। मतलब हमें अभी भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है, उनमें से एक वेक्टर है वेक्टर v2 और दूसरा वेक्टर है माइनस v1। तो v2 में कोई चेंज नहीं आया, तो v2 में को तो हम वैसे ही रखेंगे, लेकिन v1 की जगह हमें चाहिए माइनस v1। कभी भी आप वेक्टर को माइनस करते हो तो क्या उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है? रिवर्स होने का मतलब अगर v1 ऊपर था तो क्या माइनस v1 नीचे बना सकते हैं, उसका ठीक अपोजिट, और ये बन जाएगा वेक्टर माइनस v1। अब हमें किनको ऐड करना है? v2 को और माइनस v1 को ऐड करना है। ठीक है, तो जहाँ तक डायरेक्शन निकालना है तो फिलहाल आप इसको भूल जाइए, क्योंकि हमें इसको नहीं ऐड करना है, हमें इन दोनों को ऐड करना है। और इन दोनों को ऐड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन अगर यूज़ करते हैं तो इन दोनों का एडिशन हमको इसके बीचों बीच कहीं इस तरफ मिल जाना चाहिए। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन हमको मिल रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है बता सकते हो? ये डायरेक्शन कौन सा होगा? क्या ये साउथ और ईस्ट के बीचों बीच का डायरेक्शन है? और साउथ और ईस्ट के बीचों बीच का डायरेक्शन है, क्योंकि ये दोनों बराबर थे इसलिए बीचों बीच आएगा। और ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? साउथ ईस्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो इनकी जो वेलोसिटी का चेंज आया है उसका मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा, और इस वेलोसिटी के चेंज का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगा। ठीक है, डायरेक्शन को निकालने के लिए मैं बाद में और भी तरीके बताऊंगा। ठीक है, एक और तरीका है जिससे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, उससे मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। बट जितना हमने अभी तक सीखा है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला जितना सीखा है, उसके अकॉर्डिंग हम इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं।